हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने मिशन सरकारी मोर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में चल रहा था हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं, वे हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल होता क्या है और वायुमंडल के क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। तो वायुमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। तो वायुमंडल हम किसे कहते हैं? जो हमारा पृथ्वी के चारों ओर फैली हमारी जो गैस का आवरण होता है ना, हम उसको वायुमंडल बोलते हैं। किसे बोलते हैं? चारों ओर फैला गैसों का आवरण, पृथ्वी के चारों ओर फैला गैस का आवरण को हम वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है जी। तो वायुमंडल की हमारी यानी कि बोलते हैं वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन ठीक है जी। बात आती है कि हम वायुमंडल के ऊपरी सतह के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है जी। तो हम कहते हैं इसको एरोलॉजी। क्या कहते हैं? एरोलॉजी। ठीक है जी। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम वायु विज्ञान। ठीक है जी। अब बात आती है, जब हमारा वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन एरोलॉजी है, तो वायुमंडल की निचली सतह के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम देखते हैं वायुमंडल के निचली सतह का अध्ययन इसको बोलते हैं मेटीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? मेटीरियोलॉजी। MET। ठीक है जी। मेट्रोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं ऋतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? ऋतु विज्ञान। ठीक है जी। तो हमने देख लिया अध्ययन के बारे में। अब हम देखते हैं जो हमारी वायुमंडल में अधिक यानी कि अनेक गैस फैली रहती है, तो हम कुछ प्रमुख गैसों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है जी। हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण गैसें, जैसे कि हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? लगभग 78%। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बात करेंगे हम ऑक्सीजन की बात। ऑक्सीजन लगभग 21% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है जी। नाइट्रोजन हमारी 78% और ऑक्सीजन हमारी 21% के लगभग। अब हम बात करते हैं आर्गन की। आर्गन गैस जो है वो हमारी 0.93% के लगभग पाई जाती है। ठीक है जी, आर्गन। इसके बाद देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखते हैं हम जलवाष्प जो है वो भी हमारी 0.04% के समथिंग पाई जाती है। ठीक है जी। तो ये तो था कि कितनी परसेंटेज हमारी वायुमंडल में गैसों की पाई जाती है। तो ये कुछ हमारी प्रमुख गैस है जो इतनी परसेंटेज में पाई जाती है। ठीक है जी। तो अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा। तो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो हमारी परसेंटेज में वो हमारी 78% है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन जो है ये हमारी एक ऐसी गैस है जो हमारी किसी वस्तु को जलने से बचाती है। ठीक है जी। यानी कि यदि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो किसी वस्तु में आग लगती है, यानी कि आग लगने पर वस्तु हमारी कम जलेगी नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। ठीक है। जैसे हमारी जंगलों में आग लग जाती है, तो वह हमारी लंबे समय तक चलती है। अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है तो उसका कारण है कि हमारी वहाँ नाइट्रोजन उपस्थित है। यदि वो बहुत लंबे समय तक चल रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है नाइट्रोजन से। ठीक है जी। तो हम देखते हैं जो हमारी नाइट्रोजन है वह हमारी किसी वस्तु को जलने से बचाती है। ठीक है। अब हम नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में किस किस उपस्थिति में है। ठीक है जी। तो वायुमंडल की उपस्थिति के कारण वायुदाब, प्रकाश का परावर्तन,
ठीक है जी, प्रकाश की शक्ति, वायु की शक्ति आदि का आभास होता है, आदि का आभास होता है। ठीक है जी। वायु दाब, आपने देखा हो जैसे हम मानव शरीर है, मानव शरीर की जो नसें हैं, मानव शरीर की जो नसें हैं वे हमारी अंदर से बाहर की ओर प्रेशर मारती है। ठीक है, तो उस प्रेशर को इक्वल करने के लिए बाहर से भी उतना ही दाब लगाया जाता है जितना कि हम अंदर से लगाते हैं। तो जो दाब का हमें तो आभास होता नहीं, लेकिन वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो वह हमारी नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण होता है, जो हमारी वायुदाब, प्रकाश का परावर्तन और वायु की शक्ति, यानी कि हमने देखा है कभी कभी वायु का झोंका तेज आता है, कभी कभी हल्का हो जाता है। जो वो हमें आभास हो रहा है वो हमें नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण हो रहा है। ठीक है, जो हमारी नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का ना तो कोई कलर होता है, ना कोई स्वाद होता है, और ना ही कोई, यानी कि रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन, ना इसकी कोई गंध होती है। ठीक है जी। नाइट्रोजन, जो हमारा नाइट्रोजन है यह हमारा वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है जी। नाइट्रोजन जो है वो हमारा 128 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है जी। और इसका एक पॉइंट और है कि जो हमारी नाइट्रोजन यह हमारी पौधों के लिए प्रोटीन का निर्माण भी करती है। ठीक है जी, पौधों के लिए प्रोटीन का निर्माण भी करती है, पौधों के लिए प्रोटीन का निर्माण। ठीक है जी। तो ये तो था हमारा नाइट्रोजन के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है जी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें हमारी वायुमंडल में 21% के आसपास पाई जाती है। ठीक है जी। ऑक्सीजन 21%। ठीक है जी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो हमारी किसी वस्तु को जलने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है जी, किसी वस्तु को जलने में सहायता प्रदान करती है। तो जैसे हम कोई ईंधन जलाते हैं, यानी कि कोई हमें लकड़ी जला रहे हैं, यदि वहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो वह लकड़ी नहीं जल पाएगी। क्यों नहीं जल पाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन हमारी जलने में सहायता करती है किसी वस्तु को। ठीक है जी, ये हमारी वस्तु को जलने में सहायता प्रदान करती है, वस्तु को, किसी वस्तु को जलने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है जी, जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी सहायता प्रदान कर रही है। तो ईंधन को सहायता प्रदान करने के कारण ही हम इसको ऊर्जा का स्रोत भी बोल देते हैं। ऑक्सीजन को ऊर्जा का स्रोत भी कह देते हैं। ठीक है जी, ऊर्जा का स्रोत भी कह देते हैं। ठीक है जी, जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली होती है, यानी कि 64 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है। कितनी फैली होती है? 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। जो हमारी ये फैली होती है 64 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है, लेकिन 16 किलोमीटर से ऊपर जाने पर इसकी मात्रा कम हो जाती है। इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है जी, तो आपने देखा होगा जब हम कोई मतलब कि कोई स्पेस यात्री ऊपर जाता है, यानी कोई भी यदि 16 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर जाएगा तो उसको अपने साथ ऑक्सीजन लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जाने पे 16 किलोमीटर से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, यानी कि जो भी ऊपर जाएगा उसका दम घुटने लगेगा, वहाँ पे मौत भी हो सकती है। इस वजह से ऑक्सीजन साथ में ले जाना पड़ता है उसको वहाँ पे। ठीक है जी, तो अब हम, ये था हमारे ऑक्सीजन के बारे में। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है जी, किसके बारे में? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.03% के समथिंग पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है जी, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यह सभी गैसों में सबसे भारी गैस होती है। ठीक है जी, सबसे भारी गैस, सभी गैसों में सबसे भारी गैस,
सबसे भारी गैस, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है यह पृथ्वी की सतह का तापमान, पृथ्वी की सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, व पृथ्वी के वातावरण का तापमान 15 डिग्री बनाए रखती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी पृथ्वी की सतह का जो तापमान है वो लगभग हमारा 30 डिग्री नॉर्मल होना चाहिए, और वातावरण का जो तापमान है वो हमारा 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो यह हमारा काम कार्बन डाइऑक्साइड बनाए रखती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो हमारा वायुमंडल की ताप को बनाए रखती है, लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड की पृथ्वी पर मात्रा अधिक हो जाती है, यदि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का ताप बढ़ने लगेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा हरित गृह प्रभाव का निर्माण करती है, ठीक है जी। किसका निर्माण करती है? हरित गृह प्रभाव का निर्माण करती है। तो हरित गृह प्रभाव को इंग्लिश में बोल देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट का निर्माण करती है उनको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। तो ये गैस होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, जल वाष्प, और हमारी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो हमारे हरित गृह प्रभाव का निर्माण करती है। तो जब हमारा पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़नी शुरू हुई तो जापान में एक प्रोटोकॉल बुलाया गया, इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो आइए इसके बारे में बात करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल, जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ी तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण तो ग्लोबल वार्मिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना हम ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जब हुई तो हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई जिसको बोलते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल। क्या बोलते थे? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब है जो हमारा ये क्योटो है, क्योटो हमारा जापान का एक शहर है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक हुई। किसकी हुई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। जो भी वहाँ पे उपस्थित विकसित एंड विकासशील देश थे तो वहाँ पे यह समझौता हुआ कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जितने भी हानिकारक उत्सर्जन हो रहे हैं उनको कम करना, ठीक है। उनको ग्लोबल वार्मिंग में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करना, यानी कि जितनी भी देशों में अलग अलग देशों में कंपनियां, फैक्ट्रीज, तो वहाँ पे अनेक हमारे कार्बन उत्सर्जन हो रहा था अधिक से अधिक, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे समझौता हुआ। तो यह जो बैठक हुई थी यह हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1997 को। 1997 यानी 11 दिसंबर 1997 को यहाँ बैठक हुई जिसमें यह समझौता हुआ कि हमारा जितने भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्ट हैं उनको कम किया जाए। तो इसमें फैसला हुआ कि जितने हमारे विकसित देश हैं तो वे तो अपना प्रोडक्ट कम करेंगे और जितने हमारे विकासशील देश हैं वे अपने प्रोडक्ट सीमित करेंगे, यानी कि फालतू, यानी कि जो हमारे एक्स्ट्रा यूजेस थे उनको कम करें, एक लिमिटेड वो बनाए, ठीक है जी। क्योटो प्रोटोकॉल, तो वहाँ पे लिमिटेड समझौता हो कि विकासशील देश तो अपना लिमिटेड करेंगे और जो विकसित है वे अपना बिल्कुल ही कम कर देंगे। तो ये हमारा 1997 में समझौता हुआ। लेकिन जो ये लागू हुआ था
2005 में। कब लागू हुआ? 2005 में। तो ये था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। अब हम बात करेंगे जल वाष्प के बारे में। तो ये हमारा हुआ था 16 फरवरी 2005 को लागू हो गया था। तो अब हम बात करते हैं जल वाष्प के बारे में। जल वाष्प यह हमारे वायुमंडल में 0.04% के समथिंग पाई जाती है। ठीक है। जल वाष्प, जल वाष्प एक ऐसी गैस है जो सर्वाधिक परिवर्तनशील है। ठीक है जी, सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस। वायुमंडल के संपूर्ण जल वाष्प यानी का 90% भाग हमारा 8 किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है। ठीक है। संपूर्ण जल वाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। ऊंचाई तक पाया जाता है। अब बात करते हैं हम कि जल वाष्प के कारण हमारे वायुमंडल में क्या क्या घटनाएं होती है। आपने देखा होगा यानी कि जल वाष्प के कारण ही हमारा बादल, कोहरा, धुआं, ओस, हिम, जितनी भी हमारी मौसमी घटनाएं होती है वे अधिकतर जल वाष्प के कारण ही होती है। जल वाष्प के कारण ही होती है। तो इनका निर्माण हमारा जल वाष्प के कारण हुआ। तो जो जल वाष्प है ये जल वाष्प हमारा पृथ्वी को, क्योंकि इसमें हमारी बादल, वर्षा, ओस, हिम सभी आ जाते हैं, तो ये हमारा पृथ्वी का जो तापमान है न तो उसको अधिक ठंडा होने देती है और न ही अधिक गर्म होने देती है। तो इसको हम बोल देते हैं जो हमारा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस। उत्तरदायी कौन कौन सी गैस है? पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए एक तो हमारी उत्तरदायी जल वाष्प है और एक हमारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पृथ्वी के सतह के तापमान को 30 डिग्री और हमारे वातावरण के तापमान को 15 डिग्री बनाए रखती है। ठीक इसी प्रकार हमारी जो जल वाष्प है, जल वाष्प हमारा पृथ्वी को न तो अत्यधिक गर्म होने देती है और न ही अत्यधिक ठंडी होने देती है। तो ये थे हमारा कुछ महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में वायुमंडल की संरचना। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।